इसमें एक चीज जानना है आपको, क्या? अर्थ रेडिएटिव बैलेंस। क्या क्या होता है रेडिएटिव बैलेंस? रेडिएटिव बैलेंस, रेडिएटिव बैलेंस को हीट बजट भी बोला जाता है। हीट बजट मतलब हो गया ना कि जितना हीट आया, जितना रेडिएशन आया सन से, उतना रेडिएशन वापस भी एटमॉस्फेयर से निकल जाना चाहिए। अगर वो ट्रैप हो गया तो क्या होगा? अगर रेडिएशन आया ट्रैप हो गया तो क्या होगा कि पता चला कि कुछ कुछ ये है, मतलब जितने रे हैं आए यहां ट्रैप हो गया, तो दिक्कत क्या हो गया? अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ जाएगा। अर्थ का टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है? ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है? हीट ट्रैप हो जा रहा है, या फिर हम जो इमिशन कर रहे हैं। बाकी जो ये आ रहा है नेचुरली आ रहा है वो कहीं ना कहीं बैलेंस्ड है। क्यों, किस तरह से बैलेंस्ड है वो बताते हैं, ठीक ना। जैसे सन से आया, सन से आया कितना कितना आया? 100%। सन से कितना आया? धुंधला दिख रहा होगा। सन से कितना आया? 100%, ठीक है। 100% में, ठीक है, एब्जॉर्ब बाय अर्थ कितना हुआ? 17। स्कैटर्ड कितना हुआ? 6। कितना? 6, ठीक है। यहां देखिए डायरेक्ट कितना एब्जॉर्ब हुआ? 34। और एटमॉस्फेयर कितना एब्जॉर्ब किया? 14, ठीक है। रिफ्लेक्ट कितना हुआ? 27 बाय क्लाउड एंड 2 बाय अर्थ, ठीक है। इसको हम लिख के दिखाते हैं आगे। तो क्या समझे कि 100 आया और हमको कितना ले जाना है? 100। तो पहला लिखिए 100 यूनिट रिसीव्ड। कितना आया? 100 यूनिट्स रिसीव्ड। सन से कितना आया? 100 यूनिट, ठीक है। तो पहला स्पेस में कितना ये हो गया था? 6%। तो लिखिए स्कैटर्ड बैक टू स्पेस, स्कैटर्ड बैक टू स्पेस कितना? 6 यूनिट, ठीक है। ये 100 यूनिट हो गया। स्कैटर्ड बैक टू स्पेस 6 यूनिट। उसके बाद फिर क्लाउड कितना रिफ्लेक्ट किया? 27। क्लाउड 27 यूनिट्स, पीछे देख सकते हैं। क्लाउड 27, ठीक है। अब उसके बाद फिर ये अर्थ कितना था? अर्थ 2 यूनिट्स। यहां देखिए अर्थ 2 यूनिट, स्कैटर्ड 6, 27, 2, टोटल कितना हुआ? जोड़िए 35। हाँ जोड़िए 35 यूनिट। यानी 35 यूनिट क्या हो गया? रिफ्लेक्ट। 17 + 34 + 14, ये क्या हो गया? एब्जॉर्ब्ड। एब्जॉर्ब्ड कितना हो गया? जोड़िए 17 + 34 + 14, 65। हंड्रेड यूनिट आया, कितना यूनिट रिफ्लेक्ट हो गया? कितना एब्जॉर्ब हो गया? 65। 65 + 35 कितना? इसको बोलते हैं शॉर्ट वेव रेडिएटिव बैलेंस। शॉर्ट वेव क्यों? सन से आए स्पीड ज्यादा था, जिसका स्पीड ज्यादा होगा उसका वेवलेंथ कम, जिसका वेलोसिटी ज्यादा उसका ये लेंथ कम। शॉर्ट वेव रेडिएटिव बैलेंस 100 यूनिट आया, 35 यूनिट रिफ्लेक्ट,
65 यूनिट एब्जॉर्ब। हम क्या सीखे, अब जो 65 यूनिट एब्जॉर्ब हुआ उसको भी निकलना है। क्यों, 100 रुपया लिए, 35 ही ना उसके पास गया, 65 तो मेरे पास है, तो 65 को भी भेजना है। ठीक, सेकंड लॉन्ग वेव, ये वाला पार्ट लॉन्ग वेव अर्थ रेडिएशन। एनसीईआरटी के बुक खोल के देखिएगा, सेम डायग्राम दिखेगा। ठीक है, अब हमको क्या कॉन्सेप्ट पे लाना है, 65 किसी तरह पुराना। ठीक है ना, लिखिए। जैसे ये हो गया रेडिएटिव टू स्पेस फ्रॉम अर्थ कितना 17 और एटमॉस्फेयर से 48 जोड़िए 65, यही था, यही था। तो इसमें भी अलग अलग क्राइटेरिया है। जैसे रेडिएशन से कितना 23, कंडेंसेशन से कितना 19 और कन्वेक्शन से कितना 9। कंडेंसेशन क्या होता है, पतीला चढ़ा हुआ है किस पे, आग पे। ठीक है, पतीला चढ़ा हुआ है आग पे, यहां कोई प्लेट रखा हुआ है, यहां क्या रखा हुआ है, प्लेट। ठीक है ना, क्या, फिर ये हटाओ, पतीला रखा हुआ है, पतीला का ये पार्ट भी गर्म होगा, नीचे वाला तल, यहां पानी जो भरा हुआ है ये पानी भी गर्म होगा, ऊपर वाला होगा कि नहीं होगा, जो टच किया हुआ है जिसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट है वो जो गर्म होता है उसको क्या बोलते हैं, कंडक्शन। क्या बोलते हैं, कंडक्शन। किसी मीडियम के थ्रू वो गर्म हो रहा है, मीडियम चेंज। जैसे लोहा का रड है, लोहा का रड को यहां हीट किए, हीट ट्रांसफर हुआ, सेम मीडियम, कंडक्शन। मीडियम चेंज क्या, कन्वेक्शन। और कोई ऐसा चीज जिसमें किसी भी वेव का जरूरत नहीं हो उसको रेडिएशन बोलते हैं। जैसे सन से आ रहा है ना, उसको क्या बोलते हैं, रेडिएशन। समझ में आया, समझ में आया, यही था इसमें। इसको और अच्छे से देखिएगा, ये दोनों डायग्राम रूम पे जाके बैठ के मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके बहुत अच्छे से एनसीईआरटी में समझाया, जो हम समझाएं वही बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। एनसीईआरटी ये क्या है, न्यूट्रिनो लैब। क्या होता है न्यूट्रिनो लैब, क्या होता है न्यूट्रिनो लैब, जैसे पार्टिकल है, ठीक ना, तो एक होता है फोटोन, एक होता है फोटोन और एक क्या होता है न्यूट्रॉन, है ना। तो एक ऐसा लैब बनाया जा रहा है कि जिसमें फोटोन, फोटोन क्या हो गया, एक्साइटेड पार्टिकल, है ना, और न्यूट्रिनो न्यूट्रल पार्टिकल। तो हम अगर क्वांटम की तरफ जाएं तो न्यूट्रॉन से हम क्या बना सकते हैं, एनर्जी, है ना। तो इसके लिए लैब बैठाया जा रहा है जो कहीं ना कहीं हमारे एनर्जी सोर्सेस को ये करे, है ना। तो इसके बारे में लिखिए। न्यूट्रॉन के साथ क्या है ना कि ये वर्ल्ड का सेकेंड मोस्ट एबुडेंट पार्टिकल है। क्या है, सेकेंड मोस्ट एबुडेंट पार्टिकल कौन, न्यूट्रिनो। और दूसरा है कि अगर एक्साइटेड स्टेट में है तो वो हर किसी से बॉन्ड बनाना चाहेगा। एक्साइटेड स्टेट में तो वो
हर किसी से बॉन्ड बनाना चाहेगा। न्यूट्रिलो क्या है? न्यूट्रल है ना। न्यूट्रल होने से क्या है, उसका इंटरेक्शन लो है, बहुत लो। इंटरेक्शन लो है तो संभालना आसान। कोई भी मिसबिहेव मतलब मिसकंडक्ट होता है तो उसको कंट्रोल कर पाना आसान है। और क्या है? न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल, मास वेरी लो, कहां बनाया जा रहा है? थेनी डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु। कहां? थेनी डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु। INO, इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, INO। ठीक है। और इसको डिटेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है? आयरन कैलोमेट्री डिटेक्टर लगाया जाता है अंडरग्राउंड, जमीन में एक मैग्नेट लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? इसको क्या बोलते हैं? आयरन कैलोमेट्री डिटेक्टर। बस इतना जानिए, आगे फिर पढ़ाई होगी और सीखेंगे। आयरन कैलोमेट्री डिटेक्टर किस लिए बनाया जाता है? न्यूट्रिनो पार्टिकल के को डिटेक्ट करने के लिए। हो गया। प्लिम्पसेट्स, कुछ कुछ ये डालते हैं ना आर्टिकल, इस कारण डालते हैं ना कि आपको वर्ड पता हो बस, और कुछ नहीं। क्या पता हो? वर्ड। जैसे प्लिम्पसेट्स क्या है ये? क्या है? प्लिम्पसेट्स अ हिस्टोरिकल एम्ब्लेम ऑफ रीयूज। हम पुराने जमाना में पढ़ते थे, जैसे ये किताब कॉपी पेन वगैरह नहीं था, क्या था? पत्ता में लिख रहे हैं, है ना। ये क्या था ना, प्लिम्पसेट, जानवर के छाल पे हम लोग लिखते थे। जानवर का छाल लिया, उसको साफ किया और उस पे लिखना शुरू किया। फिर क्या है कि उस छाल को और रगड़ दिए, उसका एक लेयर ऑफ फैट खत्म हुआ, फिर से लिख सकते हैं। ये रियूज पैटर्न था। क्या था? रियूज पैटर्न। बस यही है और कुछ नहीं। इस आर्टिकल में इसी के बारे में दिया गया है कि कैसे क्या होता था, नहीं होता था। अगर पढ़ने का इच्छा तो पढ़िए, नहीं तो हम क्या पढ़ लिए? प्लिम्पसेट्स। कहीं आएगा तो ये नहीं कि नहीं क्या होता है पता नहीं चल रहा है, नहीं। क्या होता है? एनिमल फैट से बना हुआ राइटिंग मटेरियल। ये अच्छा आर्टिकल है। क्या है ये? ऑन द जुरिडिक्शन ऑफ सीबीआई। सीबीआई क्या होता है? सेंट्रल क्या करती है ये? दिस इज द प्रीमियर पुलिस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। लिखिए, प्रीमियर पुलिस ऑर्गेनाइजेशन कौन है? सीबीआई। ठीक है ना। वर्ल्ड वॉर 2 के समय एक इन्वेस्टिगेशन पुलिस ये बनाया गया था, पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए बनाया गया था 1941 के टाइम। ठीक ना। वहीं से इसका कॉन्सेप्ट आया सीबीआई का। सीबीआई का कॉन्सेप्ट सीबीआई नहीं आया, लेकिन उस टाइप का कॉन्सेप्ट आया वर्ल्ड वॉर 2 के समय। बैंक्रप्सी वगैरह पे डील करने के लिए एक लाया गया था स्पेशल पुलिस फोर्स। कब? वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम। ठीक ना। वहां से कॉन्सेप्ट आता है कि जो पुलिस है उस पर कुछ ऐसे एजेंसीज लगाया जाए, जो प्रीमियर एजेंसी, जो कंट्रोल करे किसको? जो बड़े मैटर हो, बैंक्रप्सी वगैरह हो गया, या फिर एनीथिंग। जैसे हम क्या कहते हैं कि नहीं कुछ भी पुलिस जांच कर रही है, अगर बड़े लेवल का जांच कराना है, सीबीआई जांच कराया जाए। ठीक है। इसका ये कैसी बॉडी है सीबीआई? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी क्या है? कुछ नहीं, नथिंग। नाइदर अ स्टैट्यूटरी बॉडी, नाइदर अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, बट स्टैट्यूटरी बैकिंग किससे है? दिल्ली पुलिस एक्ट से बैकिंग है ना। बैकिंग है। क्या है? स्पेशल दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। क्या है? स्टैट्यूटरी
बैकिंग, मतलब स्पेशल दिल्ली पुलिस एक्ट बना, उसमें इसको वहां से कुछ कुछ चीज उठाता है, कहीं इसका है नहीं, रूल रेगुलेशन क्या है नहीं है, कुछ नहीं है, जीरो। इसी कारण इसको टूथलेस टाइगर भी बोला जाता है। टाइगर तो है लेकिन टूथ नहीं है। टाइगर रहने का क्या मतलब, टूथलेस टाइगर। ठीक है। स्टैट्यूटरी बैकिंग कहां से, स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट, स्पेशल दिल्ली पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 19, यहां से इसका स्टैट्यूटरी बैकिंग है। क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है सीबीआई, है नहीं है, नहीं है। ठीक है, आगे लिखिए। शांताराम कमेटी बनती है 1962 में। कौन, शांताराम कमेटी। वो फर्स्ट टाइम रिकमेंड करती है 1962 में कि सीबीआई जैसी एक प्रीमियर पुलिस संस्था होनी चाहिए, और 1963 में स्टेब्लिश्ड होता है सीबीआई। 1962 में रिकमेंडेशन आता है शांताराम कमेटी का कि हमारे पास एक पुलिस प्रीमियर एजेंसी होनी चाहिए, और क्या होता है 19, ठीक है, समझ में आया। किसको असिस्ट करती है ये, सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कमिटी, बाद में बताएंगे। और सेकंड लोकपाल, ठीक है, दोनों को ये करती है। इंटरपोल, इंटरपोल जानते हैं क्या है, इंटरपोल जितनी कंट्रीज है ना, लगभग 193 कंट्रीज यूएन के पास है, सारे लोग अपना अपना एक एजेंसी बनाई है, जो एजेंसी अदर कंट्रीज के बीच में कुछ भी अगर इस टाइप की एक्टिविटीज हो रही है ना, जैसे हमारे यहाँ का कोई यहाँ बम फोड़ा, चला गया दूसरे यूएसए में जाकर छुप गया, तो अपनी पुलिस, इंडिया की पुलिस और वहां का पुलिस, जैसे यहाँ का सीबीआई, वहां का पुलिस तो स्टेट का सब्जेक्ट है, यहाँ का और वहां का दोनों मिलके उसको पकड़ेगा। इस तरह का एक ये है। इसके लिए एक इंटरपोल बनाया गया है। इंटरपोल एक एजेंसी है, उसका नोडल एजेंसी, नोडल मतलब सबसे बड़ा या फिर इकलौता, सुओ कौन है, सीबीआई। इंटरपोल का नोडल एजेंसी कौन है, सीबीआई, सेंट्रल, ठीक है। और लिखिए डायरेक्टर, ठीक है। डायरेक्टर दो बार, मतलब कौन डायरेक्टर बनेगा, क्या बनेगा, इसका दो बार ऐसा हुआ विनीत नारायण केस से। विनीत नारायण केस लिखिए, विनीत नारायण केस। दो बार चैलेंज किया गया डायरेक्टर को लेके। एक बार 2003 में, जब दिल्ली पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट को अमेंड किया गया। अमेंड कब किया गया, 2003 में। और सेकंड जब लोकपाल एक्ट आता है, कब आया था, 2000, लोकपाल एक्ट 2014, दो बार किया गया, ठीक ना। तो एक डायरेक्टर को लेके ये था, तो इसका मेंबर बनाया गया। जैसे डायरेक्टर, इसका कोई अपना रिक्रूटमेंट नहीं होता है, जो पुलिस सर्विसेज में है उनको उठा के सीबीआई में कर दिया जाता है। जैसे झारखंड में अगर हैं तो सीबीआई में वो लोग जाते हैं जो झारखंड पुलिस के अंग हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, एक अलग से ये होना चाहिए। तो कमिटी बनाई गई, किसके लिए, डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए। कौन कौन उसमें होंगे, पीएम, अपोजिशन के लीडर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन कौन कमिटी में है, पीएम, अपोजिशन लीडर,
CGI या सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, पावर ऑफ अपोजिशन ऑफ लीडर दिख रहा है, बताए थे अपोजिशन ऑफ लीडर क्यों इंपॉर्टेंट है। एक यहां भी दिखा, सीबीआई का अपॉइंटिंग कमिटी में एक मेंबर। ठीक है ना। और कुछ टेन्योर कितना होता है, टेन्योर टेन्योर ये इसका तो कोई एक्ट है नहीं, तो कहीं तो लिखा हुआ होगा नहीं कितना टेन्योर, लेकिन सीबीसी के मेंबर का जितना होता है ना डायरेक्टर का, उतना ही इसका भी होता है। कितना, 2 इयर्स। ठीक है ना। सीबीसी में अमेंड किया गया 2003 में, तो इसका क्या हो गया 2 ईयर से लेके 5 ईयर तक का टेन्योर। लेकिन ये एक ही बार में 5 ईयर नहीं दिया जाएगा, 2 साल। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 ईयर इंटू 2 + 1 + 1 + 1 ईयर्स। मतलब समझ में आया, क्या समझ में आया। दो साल का है, लेकिन कितने साल तक बढ़ सकता है, समझ में आता है ये सब चीज। मतलब 5 साल का टेन्योर है, लेकिन एक बार में नहीं, 2 साल का है, फिर 1 साल बढ़ाया जा सकता है, फिर काम किया फिर 1 साल बढ़ाया जा सकता है, फिर 1 साल बढ़ाया सकता है। किसके अंदर है ये, सीबीसी एक्ट 2003। समझ में आया। और कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल ओवररीच होता है तो किसके अंडर देखा जाएगा, आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशनल ओवररीच हो सकता है, सीबीआई को जितना काम दिया गया उससे ऊपर काम कर रही हो, तो इसको रोकने के लिए आर्टिकल 131। सीबीआई वर्सेस पुलिस, पुलिस किसका सब्जेक्ट, स्टेट, सीबीआई सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन देखता कौन है, सेंटर। ठीक है। तो अगर कहीं भी कोई कांड होता है, कुछ भी होता है, तो वो कहां होगा, किसी स्टेट में। पहले पुलिस उसकी जांच करेगी, पुलिस रिकमेंड कर सकती है, स्टेट रिकमेंड कर सकती है या रिक्वेस्ट कर सकती है, किसको, सीबीआई नहीं, यूनियन को, कि ये केस अपने से हैंडल नहीं हो पा रहा, सीबीआई भेजो। अगर यूनियन किसी केस में बोले कि नहीं आपसे हैंडल नहीं हो पा रहा, सीबीआई भेज रहे हैं, वो किसके, अगर स्टेट बोल देगा नहीं तो नहीं, मतलब बाइंडिंग नहीं है, सीबीआई इज नॉट बाइंडिंग। ये स्टेट पे डिपेंड करता है कि वो सीबीआई जांच कराए या नहीं कराए। इसका कारण आप लोग देखते होंगे हमेशा चलते रहता है कि सीबीआई जांच कराओ, स्टेट नहीं कराना चाहती है। हो गया कंप्लीट, कोई दिक्कत, गिला शिकवा कुछ भी। क्या है, फिनेंशियल ट्रांसफर, ये तो पढ़े होंगे आप लोग, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप पढ़े ना। हाँ तो ये पढ़ लीजिएगा, वहां तो आएगा ना, बता दे कि आप पढ़ लीजिएगा। ओवरव्यू, ठीक है, क्लास थोड़ा लंबा लेकिन चला जाएगा ना यार। सेंटर स्टेट रिलेशनशिप होने वाला है ना, बस हो जाएगा, ये पूरा पार्ट हो जाएगा। ये भी स्किप करते हैं, ठीक ना, थोड़ा बहुत भास्ट है ये, बहुत भास्ट है, लेकिन ये कहीं पढ़ाई होगी नहीं, यही हो सकती है। फिनेंशियल रिलेशन पढ़ लीजिएगा, जो आपका हो रहा है ना। लिखिए लेबर लॉ, लेबर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है ना, लेबर लॉ अपने पास कौन कौन सा है, ये बहुत जरूरी है। हो सके कहीं पढ़ाई हो ना हो, इसी कारण हम पढ़ा दे रहे हैं। बाकी सब नॉर्मल चीज हर जगह होगा।
लेबर लॉ मतलब क्या समझ में आ रहा है, किसी लेबर के लिए लॉ जो बनाया गया हो, है ना। तो अपने पास कितना लेबर लॉ था पता है, 29 लेबर लॉ था जिसको कोडिफाई कर दिया गया 2019 और 20 में। कितने था, 29। इसको कोडिफाई कर दिया गया, 4 कोड बनाया गया। कब, 2019 और 2020 में। कितना लॉ था पहले, कितना एक्ट था, 29। लेबर किसका लिस्ट है, स्टेट का, यूनियन का, कंकरेंट। लेबर इज स्टेट ऑफ कंकरेंट लिस्ट। समझ में आया। ढेर सारे एक्ट, ढेर सारे कॉन्स्टिट्यूशनल ये बात करता है अपने आप को लेबर लॉ के लिए, ठीक है ना। 4 कोड कौन कौन है लिखिए। पहला कोड ऑफ वेजेज, कोड ऑफ वेजेज 2019। सेकेंड इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। थर्ड सोशल सिक्योरिटी कोड, कब, 2020। और लास्ट नेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कोड 2020। ये 4 कोड है अपने पास, ठीक है, लेबर लॉ को लेकर। वर्किंग कंडीशन वगैरह इसी में ऐड है, विशाखा गाइडलाइन वगैरह जो है, ठीक ना। पहला लिखिए कोड ऑफ वेजेज। कोड ऑफ वेजेज क्या क्या करती होगी कोड ऑफ वेजेज, वेज डिसाइड करती होगी, मैक्सिमम वेज कितना दिया जाए, मैक्सिमम मिनिमम, जो भी मिनिमम वेज, मैक्सिमम नहीं, क्या मिनिमम वेज कितना दिया जाए, पेमेंट, बोनस वगैरह डिसाइड करती है। कोड ऑफ वेजेज पहला पार्ट में लिखिए, ठीक है। कोड ऑफ वेजेज में एक राइट बताते हैं, राइट टू सस्टेन, आर्टिकल, कुछ नहीं समझ में, आर्टिकल 21, ठीक है ना। राइट टू सस्टेन ये कोड ऑफ वेजेज में बताया गया है, राइट टू सस्टेन सभी इंप्लॉयमेंट के लिए, ठीक ना। फ्लोर वेज, फ्लोर वेज क्या होता है, मिनिमम फ्लोर मतलब जमीनी स्तर पे हम कितना दे रहे हैं, ज्योग्राफिकल लोकेशन या कंडीशन, ज्योग्राफिकल लोकेशन फ्लोर वेज मतलब मिनिमम कितना वेज दिया जाना चाहिए। ये चेंज हो सकता है, जैसे हिली एरिया में जो रहा है, मान लीजिए 50 रुपए किसी को दिया जा रहा है पर डे, प्लेन वाले एरिया में, अगर हिली एरिया में है तो उनको 55 दिया जाए। क्यों, क्योंकि दुर्गम रास्ते आने जाने का खर्चा ज्यादा है ना। तो किस किस कंडीशन में, पहला हो गया कि आपका कंडीशन क्या है, काम का कंडीशन, पहुंचने का कंडीशन, है ना। सेकेंड ज्योग्राफिकल लोकेशन, ग्राफिकल, ये कंडीशन कुछ भी हो सकता है, इकोनॉमिक, सोशल वगैरह कुछ भी, ठीक ना। तो फर्स्ट क्यों दिया जाता है, फर्स्ट का क्या, फ्लोर एरिया का क्या है, वर्किंग कंडीशन क्या है आपका, और सेकेंड, ठीक ना। सेकेंड इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड मतलब क्या समझ में आ रहा है, किसी इंप्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच हो रहा हो, इंप्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच क्या हो रहा हो, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, कब आया था ये एक्ट, 2022 में, ठीक है ना। इस पे क्या बोला जा रहा है, कुछ रूल रेगुलेशन बनाया जाए, है ना, किसके लिए, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर, कहा, इंडस्ट्रीज में काम करने वाले एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के लिए, ठीक ना। तो इसमें कुछ कुछ चीज जोड़ा गया, एक जोड़ा गया कि स्टैंडिंग ऑर्डर,
कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका स्टैंडिंग ऑर्डर कितना होना चाहिए? 300 प्लस स्टैंडिंग ऑर्डर। मतलब इतना होना चाहिए कि वो कंपनी, ऐसा नहीं कि कोई आदमी है और बैठ जाए। कितना स्टैंडिंग मेरे पास होना चाहिए आदमी? 300 प्लस। सेकंड, स्ट्राइक जो है, पहले खूब स्ट्राइक होता था, अब स्ट्राइक के लिए क्या होगा? परमिशन। स्ट्राइक करने के लिए 60 डेज का परमिशन, प्रायर परमिशन। परमिशन लेना पड़ेगा स्ट्राइक के लिए। कितना दिन पहले? 60 डेज पहले, है ना। मान लो स्ट्राइक के लिए 60 डेज पहले कुछ ये करता है, परमिशन लेता है, ठीक ना। 60 डेज पहले परमिशन लिया, कोई कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है, तो स्ट्राइक कर सकता है? नहीं। मान लीजिए आपका वेजेस के लिए बोले कि नहीं 200 से 300 होना चाहिए, कोर्ट पे केस चल रहा है, उस समय आप स्ट्राइक कर रहे हैं, नहीं। सेकेंड, कोर्ट का आ गया फैसला, बढ़ा दिया जाए पेमेंट, अब तक स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं। 60 डेज। कितना दिन का बैकिंग दिया गया? 120 प्लस द टर्म ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स। कोर्ट प्रोसीडिंग जितना होता है उसके बाद 60 डेज प्रायर, 60 डेज पोस्ट आप स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं। रीस्ट्राइकिंग फंड, रीस्ट्राइकिंग फंड ये कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? इंडस्ट्रियलिस्ट एक फंड तैयार करेगा, किसके लिए? री स्ट्राइकिंग के लिए। री स्ट्राइकिंग नहीं, री स्किलिंग। री स्किलिंग फंड। री स्किलिंग फंड में क्या है कि 15 डेज ऑफ लास्ट पेमेंट, जो आप उसको भत्ता दे रहे हैं, जो आप उसको पेमेंट दे रहे हैं, उसका 15 दिन का पैसा आप री स्किलिंग फंड में रखा जाए, ताकि वो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए गया कि ऐसा नहीं कि उसका पैसा काट दिया जाए, है ना। तो 15 दिन का उसका पैसा जमा रखना है। जो अगर मान लीजिए कि वो कोई पेड कोर्स करता हो स्किलिंग के लिए, तो वो कहां से कटेगा? री स्किलिंग फंड, ठीक है। थर्ड कौन सा था? सोशल सिक्योरिटी कोड। देखिए ये ज्यादा भाष जा रहा क्या? ये मेन है ना कि ये सब चीज होगी नहीं पढ़ाई, जनरल चीज हर जगह हो जाएगा, ये इस टाइप का चीज नहीं मिलेगा हर जगह। जनरल चीज हर जगह पढ़ाई होगी। सोशल सिक्योरिटी कोड में क्या है? गीग वर्कर वगैरह बताए थे ना, उनके लिए सिक्योरिटी किया जाए। किसके लिए? डेली वर्कर, गीग वर्कर वगैरह, ठीक ना। डेली वर्कर, गीग वर्कर, फिल्म इंडस्ट्री में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, तो मेनली किसके लिए है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए। नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड का गठन करने के लिए बोला गया है, ठीक है। और क्या है? लास्ट, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन एक्ट 2020, ऑक्यूपेशनल वाला, ठीक ना। कौन सा? ये वाला, ठीक ना। इस पे क्या बोला जा रहा है? कोई फैक्ट्री है, उसको फैक्ट्री कब बोला जाएगा? मशीन यूज हो रहा है, मशीनाइज्ड है, तो 20 प्लस वर्कर होना चाहिए, और मैनुअल है तो 40 प्लस वर्कर होना चाहिए। ये लिमिट नहीं, वर्कर कितना होना चाहिए नहीं, ये हजार्डस एक्टिविटीज में
इससे कम आप नहीं डाल सकते हैं। कोई ऐसा काम है प्रोपलेन वगैरह यूज करना है या कैसा ऐसा चीज जिसमें एसिड वगैरह जाता है, केमिकल जाता है, उसमें 20%, अगर मशीन यूज हो रहा है तो 20% से कम हम नहीं, 20+ आदमी से कम नहीं रख सकते हैं, 20 आदमी से कम नहीं, और 40+ आदमी से कम नहीं रख सकते हैं जहां मैनुअल काम होता है। ठीक है, ये लाया गया सेफ्टी के लिए। सेकेंड, आवर फिक्स कर दिया गया है ना, आवर फिक्स कर दिया गया, कितना ही आवर काम होगा। ठीक है, 7 PM 7 बजे शाम से लेके 6 AM तक वुमेन का शिफ्ट नहीं लगाया जा सकता। लड़कियों का शिफ्ट 7 बजे रात के बाद और सुबह 6 बजे से पहले, बीच का जो टाइम होता है उसमें नहीं लगाया जा सकता। कब लगाया जा सकता है? अगर वोमेन एसेट करती है, अगर वोमेन जो है वो बोलती है नहीं हम काम करना चाहते हैं, उसका अप्रूवल है, तो ही लगाया जा सकता है। खुद से नाइट शिफ्ट उसका नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, ये सब क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं? इंडस्ट्री आएगा क्या क्या उसमें रिफॉर्म हुआ, इस कारण वोमेन का पता चला है ना, वोमेन सेफ्टी के लिए। और क्या पता चला? हजार्डस एक्टिविटी है उसके लिए क्या सरकार कर रही है वो पता चला, सिक्योरिटी बोर्ड पता चला। तो छोटे छोटे चीज हम कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं बस। ठीक है, समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। बहुत ज्यादा हो गया क्या? 1 बजे छोड़ देंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, फिर बच जाएगा तो फिर आगे पढ़ेंगे। इसमें एक वर्ड बस जानना है, एस्फाइलेशन। एस्फाइलेशन मतलब ऑक्सीजन की कमी से दम का घुटना, बस, और कुछ नहीं जानेंगे। आगे खत्म। ठीक है, निषाद कम्युनिटी। निषाद कम्युनिटी क्या होता है? निषाद कम्युनिटी, निषाद राजा रामायण में सुने होंगे। निषाद कम्युनिटी क्या होता है? जिनको बोला जाता था अनटचेबल्स हैं, है ना, उन लोगों को क्या बोला जाता है? निषाद कम्युनिटी। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास ऑफ यूपी एंड बिहार, इसको क्या बोलते हैं? लिखिए लिखिए लिखिए। तो इसमें बोला जा रहा है कुछ कुछ कम्युनिटी को जोड़ने घटाने के लिए, ठीक ना, निषाद कम्युनिटी में। तो कैसे जुट और घट सकता है? SC ST आर्टिकल, SC के लिए कौन सा और ST के लिए कौन सा आर्टिकल? ठीक है, ये क्या करता है? ऐड या रिमूव। कैसे होता है? गवर्नर, गवर्नर क्या करता है? लिस्ट करता है ना, पता करता है कि इस टाइप की कम्युनिटीज है कि नहीं। फिर कहां जाता है? प्रेसिडेंट एसेट देते हैं कि नहीं सही है, तो फिर SC या ST ऑर्डर में उनका नाम चढ़ जाता है। SC ST ऑर्डर किस शेड्यूल में है? शेड्यूल 5 शेड्यूल 5 शेड्यूल में है। ST बताए थे, ST कौन ST है, किस शेड्यूल में है? शेड्यूल 1, वो शेड्यूल एरिया है। ठीक, लिख लिए। क्यों? ST SC का क्या बेनिफिट है? रिजर्वेशन मिलता है उन लोगों को, सोशल एम्पावरमेंट होता है, लीगल प्रोटेक्शन मिलता है, और उनके जमीन के लिए भी कुछ राइट, लैंड राइट वगैरह मिलता है। तो SC ST कम्युनिटी में कोई भी जुड़ना चाहता है। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है। SC टू लुक इनटू यूज ऑफ मनी बिल टू पास लॉ। मनी बिल कैसे पास होता है पता है? कौन उसको अप्रूव करता है? मनी बिल है कि नहीं? स्पीकर। और क्या जानते हैं मनी बिल के बारे में? प्रायर रिकमेंडेशन। और आर्टिकल 1010। ठीक है, लिखिए आर्टिकल 1010 पहला।
imposition, abolition, remission, alteration and regulation of taxes. Imposition, abolition, remission, alteration एंड रेगुलेशन ऑफ टैक्सेस कुछ भी है ना तो वो मनी बिल है. सिंपल. कोई भी रेगुलेशन जो बोरोइंग ऑफ मनी से रिलेटेड है वो क्या है? मनी बिल है. और थर्ड जिसको रिकॉग्नाइज करता है स्पीकर वो मनी बिल है. ये क्यों आया न्यूज में? प्रेसिडेंट का एसेट जरूरी नहीं है. वो मनी बिल अगर जाएगा तो प्रेसिडेंट को हाँ बोलना है. क्यों? क्योंकि प्रायर रिकमेंडेशन है, वही तो रिकमेंड किए हैं. तो वो रिकमेंड किए तो कैसे वो मुकर जाएंगे? ठीक है. राज्यसभा इसमें क्या कर सकता है? गया बिल को पास रिटर्न करना है तो या तो रिकमेंडेशन करेगा या नहीं करेगा. करा तो भी ठीक, नहीं किया वापस भेजा, 14 डेज के अंदर एसेट देना है. मतलब पावर कंसंट्रेटेड है कहां? लोकसभा में. अगर पावर कंसंट्रेशन होगा तो उसका मिसयूज हो सकता है या होगा. आधार कार्ड है आपके पास, वो कैसा बिल होना है? वो होगा आधार एक्ट इज अ मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल. बताइए. आधार कार्ड बनने के लिए जो एक्ट आया वो क्या है? कैसे मनी बिल है? लिखा हुआ है, सच में मनी बिल है. तो ये क्या है? आधार कार्ड में जो भी मेरा बात है वो कंसंट्रेशन ऑफ पावर के कारण आधार कार्ड बिल जो है वो किसके अंडर आ गया? मनी बिल. इसी का केस चल रहा है. इसी पे लोग बोल रहा है कि अगर जो मनी बिल का कॉन्सेप्ट है अगर इसको कंसंट्रेटेड कर दिया गया है लोकसभा में तो इसी तरह का मिसयूज होगा. ठीक है. बाकी क्या है नहीं है हम भी नहीं जानते. जब इसका रिपोर्ट आएगा तो हम बताएंगे क्या है नहीं है, क्यों इसको मनी बिल किया गया. किसी पे ऑब्लिगेशन नहीं है, लेकिन क्यों किया गया जो भी रिपोर्ट आएगा वो हम बताएंगे. ठीक है. समझ में आया कि अगर कंसंट्रेशन ऑफ पावर होता है तो कहीं ना कहीं इस तरह का मिसयूज हो सकता है. खत्म. इसका तो पूरा चिट्ठा भेजे थे आपको, भेजे थे ग्रुप में. क्यों भेजे थे? एथिक्स का पेपर में लिखने के लिए. व्हाट शुड बी द क्वालिटीज ऑफ एन IAS ऑफिसर. अगर आप प्रोबेशन पीरियड में है तो व्हाट शुड बी द क्वालिटीज, क्या आपसे डिमांड की जाती है. लबासना में है तो किस तरह से. मतलब एक तरीका से आपका जो अभी का ये है फॉर्म, और आप जब IAS हो जाएंगे IPS हो जाएंगे उस लेवल में तो किस तरह से आपका एक एटीट्यूड होना चाहिए. इस कारण ये था. बाकी इसमें जो भी है पढ़ लीजिएगा क्या है नहीं है. वापस मसूरी बुला लिया गया. विथ 2 न्यू जजेस सुप्रीम कोर्ट बैक्स टू इट्स फुल जुडिशियल स्ट्रेंथ. फुल जुडिशियल स्ट्रेंथ कितना है सुप्रीम कोर्ट का? 33 + 1 34. 33 कितने? 33 जजेस और 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. आर्टिकल 1-2 का 1-2 का 4 1-2 का 4. आर्टिकल 1-4 1-2 का 4 का 1 क्या कहता है? 7 जज प्लस 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. 1-2 का 4 2 क्या बोलता है? इसको अल्टर किया जा सकता है बाय पार्लियामेंट. पार्लियामेंट जो डिसाइड करेगी वही होगा. अभी तक 34 डिसाइड किया गया तो 34 है, तो इसमें चेंजेस होता है तो किसमें होगा? 1-2 का 4 का 2. ठीक है. समझ में आया? अंडर अपॉइंटमेंट बाय पार्लियामेंट उसको ये करेगा. अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? आप लोग ऑथ सेरेमनी देखे थे?
वो सेरेमनी नहीं देखे, मैं शपथ लेता हूं उस पर तुरंत साइन कराया जा रहा था, वो क्यों? प्रेसिडेंट अंडर वारंट एंड सील अपॉइंट किए, उसका कागज आया, सील मुहर। अपॉइंटमेंट कैसे होगा? अपॉइंट किए तुरंत साइन तुरंत सील। जैसे सीओएम अपॉइंट किए, वारंट एंड सील। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपॉइंट कौन किए? प्रेसिडेंट, लेकिन वारंट एंड सील है नहीं, ठीक है। इसका अपॉइंटमेंट होगा तो बाय द प्रेसिडेंट अंडर वारंट एंड सील। समझ में आया? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और क्या है इसमें? कोलिजियम सिस्टम पढ़ा दिए थे, फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस, थर्ड जज केस पढ़ा दिए थे, ठीक है। 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2014, पार्टिसिपेशन ऑफ जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव दोनों को कोलिजियम सिस्टम में ये करने का बात करता है, लेकिन उसको नल एंड वॉइड घोषित कर दिया गया है। कौन सा अमेंडमेंट? 99th 99वां, ठीक है। समझ में आया? एक बज गया क्या? ये क्या है? ये क्या है? सही है, पढ़े हैं बजट वाला? हलवा है ना? हलवा सेरेमनी कब होता है? बजट से जस्ट पहले। क्यों होता है? हलवा सेरेमनी हुआ तो ये हो गया कि नहीं, हलवा सेरेमनी के बाद कोई भी चीज है तो वो ये रहेगा, सिक्रेसी में रहेगा, ठीक ना। तो जितने लोग हैं, जो लोग पॉलिसी बना रहे हैं, अगर पॉलिसी पहले पता चल जाता है तो फिर दिक्कत होगी, तो ये सिक्रेसी मेंटेन कर ले। हलवा सेरेमनी का मतलब हलवा सेरेमनी हुआ, फिर वो लोग पैक 20 दिन 25 दिन, तो हो सकता है 20 दिन के अंदर अपना बजट पास हो जाए, ठीक है। आज इतना ही रहने देते हैं, अगले बार से 1 बज गया, बहुत टाइम हो गया, लुका वगैरह पढ़ेंगे, ठीक ना। थैंक यू।